हेलो डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ विक्की कुमार बहादुर और मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट एकेडमी में। आज इस वीडियो में हम झारखंड एकेडमी काउंसिल क्लास 12 के कॉमर्स क्लास 12 का जो बिजनेस स्टडी है उसका जो तीसरा बिजनेस स्टडी का जो मॉडल पेपर का तीसरा सेट जो जेक ने रिलीज किया है उस मॉडल पेपर का आंसर मैं आपको आज बताऊंगा। इससे पहले बिजनेस स्टडी का दोनों सेट का मॉडल पेपर सेट 1 और मॉडल पेपर सेट 2 हम लोगों ने कर चुका है। ये लास्ट सेट है, इसके बाद बिजनेस स्टडी पूरे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप इसे अच्छा से कर लेते हैं तो आई होप कि जो 12th में जो फर्स्ट टर्म का जो दिसंबर में आपका एग्जाम होगा वो एग्जाम्स आपका बिजनेस स्टडी का बहुत ही अच्छे से जाएगा। इसके बाद कल से हम एक नए सब्जेक्ट्स के वीडियोस को पढ़ेंगे जिसमें हम अकाउंटेंसी को पढ़ेंगे, बिजनेस मैथमेटिक्स को यानी बीएमटी को पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स को पढ़ेंगे, इंग्लिश को पढ़ेंगे, ईटीपी को पढ़ेंगे। तो आप कौन से सब्जेक्ट्स को सबसे पहले पढ़ना चाहते हैं उस सब्जेक्ट्स के लिए कमेंट करके मुझे बताइएगा। जिसका कमेंट सबसे ज़्यादा होगा उस सब्जेक्ट्स को हम सबसे पहले पढ़ेंगे। ठीक है, जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लिखा गया है सेट 3 कौन से सब्जेक्ट का जी? बिजनेस स्टडी, व्यवसायिक अध्ययन का। ठीक है, चलिए सर स्टार्ट करते हैं फटाफट टाइम ना गवाते हुए। हाँ सर, सबसे पहला क्वेश्चन में पूछा गया है प्रबंध कला है, मैनेजमेंट इज ए आर्ट ऑफ। मैनेजमेंट किस तरीके का आर्ट है? तो देखो जी, प्रबंध कला होता है खुद काम करने का और दूसरा दूसरों के साथ मिल के काम करने का। यानी प्रबंध मैनेजमेंट एक ऐसा आर्ट है जहां आप खुद भी काम करते हैं और दूसरों के साथ मिल के भी काम करते हैं। ठीक है, तो हमको ऑप्शन में पूछ रहा है कि मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ। ऑप्शन ए बोल रहा है कि स्वयं काम करने की यानी डूइंग वर्क हिमसेल्फ, यस सर। दूसरों से काम कराने की, टेकिंग वर्क फ्रॉम अदर, यस सर। सी पे बोल रहा है स्वयं कार्य करने एवं दूसरे से काम लेने की, फॉर डूइंग वर्क हिमसेल्फ एंड टेकिंग वर्क फ्रॉम अदर, यस सर। खुद भी काम करना है और दूसरे से भी मिल के काम करना है, यही प्रबंध होता है। ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 पे बोला जा रहा है हेनरी फ्योल थे। हेनरी फ्योल एक क्या, हेनरी फ्योल जो थे वो क्या थे? मैंने आपको बार बार बताया है, जो हेनरी फ्योल जो थे वो प्रबंध के सिद्धांतों का पिता कहा जाता है उन्हें। और हेनरी फ्योल जो थे वो एक माइनिंग इंजीनियर यानी एक खनन इंजीनियर थे, खनन इंजीनियर, माइनिंग इंजीनियर। तो ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3 पे बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा टेलर के प्रबंध का सिद्धांत नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय टेलर। याद है ना आप लोगों को, एफ.डब्ल्यू. टेलर को वैज्ञानिक प्रबंध का पिता कहा जाता है। तो एफ.डब्ल्यू. टेलर ने इनमें से वैज्ञानिक प्रबंध के बारे में उन्होंने किन चीज़ों को नहीं कहा है? ऑप्शन ए बोला गया है विज्ञान ना कि अंगूठा नियम यानी अंगूठा राज्य, साइंस नॉट ए रूल ऑफ द थंब। हाँ ठीक, ये है वैज्ञानिक प्रबंध का एक हिस्सा है। कार्यात्मक फॉर्मेनशिप, फंक्शनल फॉर्मेनशिप, ना 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 ये नहीं है। आदेश, ऑप्शन नंबर सी आदेश की एकता, यूनिटी ऑफ कमांड है। ऑप्शन सी में बोल रहा है सहयोग ना कि विरोध, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। जी हाँ, ये भी एक हिस्सा है। तो क्वेश्चन में पूछा गया था कि वैज्ञानिक प्रबंध में इनमें से कौन नहीं आता है? तो कौन नहीं आता है जी? तो इनमें से नहीं आता है ये कार्यात्मक फॉर्मेनशिप, ये बी इज ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 पे बोला गया है, थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन 4 में बोला गया है निम्नलिखित किसी कार्य को करने के लिए प्रबंध को एक सर्वश्रेष्ठ मार्ग ढूंढना चाहिए। वैज्ञानिक प्रबंध की कौन सी तकनीक को इस वाक्य में परिभाषित किया गया है? मैनेजमेंट शुड फाइंड वन बेस्ट वे टू परफॉर्म। विच टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज डिफाइंड इन दिस सेंटेंस। देखो जी, सिंपल बात है एकदम, क्वेश्चन को पहले समझ लो। बोला जा रहा है सर्वश्रेष्ठ मार्ग ढूंढना है। मार्ग ढूंढना का मतलब क्या होता है जी? ये एक तरीके का मान लो रास्ता है, ठीक है, आपको एक मार्ग ढूंढना है। ठीक, अब मार्ग अगर आप ढूंढ लिए यानी कहीं जाने का अगर आपने रास्ता ढूंढ लिया तो आपको उसके बाद उसमें चलना है। अगर आपने मार्ग ढूंढ लिया तो आपको आप उस मार्ग में क्या होगा जी? चलना है, आगे बढ़ना है। जब आप चलोगे तो क्या गति होगा या नहीं होगा? बोलो, गति होगा या नहीं होगा? सर होगा, बिल्कुल होगा। अगर हम कोई एक मार्ग ढूंढ लेंगे, सर्वश्रेष्ठ मार्ग, और फिर जब उस रास्ते को ढूंढ लिए तो उस रास्ते पे चलना होगा। चलेंगे यानी क्या होगा जी? गति होगा। गति का मतलब होता है मोशन। तो ऑप्शन में ढूंढ देखो, ये किस अध्ययन को रिसर्च करके बताया गया है? गति अध्ययन, ऑप्शन बी मोशन अध्ययन। ठीक है, चलो 5 नंबर क्वेश्चन पे बोला गया है 5 पे बोला गया है कर्मचारियों के भर्ती के मुख्यतः स्रोत हैं। देयर आर डैश
मेन सोर्सेस ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ ए वर्कर। देखो किसी भी कर्मचारी का जो रिक्वायरमेंट होता है उसका दो सोर्सेस होता है। रिक्वायरमेंट का कितना सोर्सेस होता है जी? दो सोर्सेस होता है। एक होता है आपका इंटरनल सोर्सेस और एक होता है आपका एक्सटर्नल सोर्सेस, यानी एक होता है आंतरिक भर्ती और एक होता है बाह्य भर्ती। तो टोटल में रिक्रूटमेंट का यानी भर्ती का कितना स्रोत हो गया? दो स्रोत, एक हो गया आंतरिक और एक हो गया बाह्य। तो इसका राइट आंसर होगा बी। चलो क्वेश्चन नंबर 6 पे बोला गया है प्रशिक्षण एक डॉट डॉट प्रक्रिया है। ट्रेनिंग इज ए प्रोसेस। देखो ट्रेनिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कंटिन्यूसली चलते रहता है, कंटिन्यूस। जैसे जैसे नए एम्प्लॉयज़, नए स्टाफ, नए लोग आते जाएंगे वैसे वैसे उन लोगों को ट्रेनिंग देते रहना होगा, यानी ये सी एक सतत प्रक्रिया यानी कंटिन्यूस प्रोसेस है। 7 नंबर, किसी कर्मचारी को एक कार्य से हटाकर दूसरे कार्य पर लगाना क्या होता है? देखो एक कर्मचारी, ये मॉडल पेपर 2 में भी पूछा गया था, एक कर्मचारी को एक काम से हटा के किसी दूसरे जगह काम पे भेजना ये कहलाता है हस्तांतरण यानी ट्रांसफर, एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर कर दिए। ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कार्य करते हुए अंतः क्रिया से अचानक बिना सामाजिक संबंध तंत्र क्या कहलाता है? बोला गया ए नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप दैट अराइज स्पॉन्टेनियस ड्यू टू इंटरेक्शंस एट वर्क इज कॉल्ड, यानी ऐसा संगठन जो अपने आप बन जाता है सामाजिक उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए, ऐसा संगठन अनौपचारिक संगठन कहलाता है यानी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। आगे क्वेश्चन में बोला जा रहा है 9 नंबर में विकेंद्रीयकरण से क्या तात्पर्य है? सेंट्रलाइजेशन। मैंने बार बार कहा है हर मॉडल पेपर में ये क्वेश्चन पूछ रहा है। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है जो अथॉरिटी होता है वो अथॉरिटी आप अपने पास रखोगे, यानी पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग वो आप अपने पास रखोगे, यानी निर्णय लेने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखना। तो ऑप्शन ए देखो क्या बोल रहा है, निर्णय लेने में अधिकारों को सुरक्षित रखना, रिटेंशन ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी। हाँ सर, अधिकार अपने पास रखे हैं तो बोलेंगे वो केंद्रीयकरण है, अधिकारों को बांट देंगे तो बोलेंगे डिसेंट्रलाइजेशन यानी विकेंद्रीयकरण है। तो इसका आंसर होगा ए। 10 नंबर पे बोला गया है क्वेश्चन पे प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व की प्रकृति में लागू होता है। द नेचर ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट अप्लाइज। किस चीज में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लागू होता है? ये होता है विक्रेता की सावधानी का नियम। ठीक है, सेलर बिवेयर, इसकी सावधानी के नियम में ये लागू होता है। ठीक। 11 नंबर पे बोल रहा है क्वेश्चन पे अधिकार शोपन डॉट 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 की प्राथमिक कला है, मतलब किस चीज से असाइनमेंट ऑफ अथॉरिटी या डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज ए प्राइमरी आर्ट ऑफ, किस चीज का है? मैं आपका इसका आंसर मैं आपको छोड़ता हूं, वीडियो के कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके आंसर बताइएगा। नहीं समझ में आता है कमेंट करना, मैं इसका आंसर आपको बता दूंगा। चलो 11 क्वेश्चन में पूछा गया है भारत की प्रगति की धीमी गति का प्रमुख कारण डॉट 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 का अभाव है। याद है मॉडल पेपर नंबर 1 में मैंने बताया था कि भारत एक विकासशील देश है और किसी भी विकासशील देश को विकसित करने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वहाँ का कुशल प्रबंधक यानी इफिशियंट मैनेजमेंट। तो भारत की जो धीमी गति है, भारत डेवलप नहीं हो पाया है, उसका सबसे प्रमुख कारण क्या है? कुशल प्रबंधक का क्या है इसमें? अभाव है, यानी इफिशियंसी है, कम है। ठीक है, इफिशियंट मैनेजमेंट यहाँ ठीक से नहीं है, इसलिए तो कुशल प्रबंधक की कमी है भारत में। ठीक है। 13 नंबर में पूछ रहा है नियुक्तिकरण पर व्यय किया गया धन है मनी स्पेंट ऑन स्टाफिंग। अगर आप स्टाफिंग करने के लिए जो भी पैसा खर्च करते हो आपका क्या कहलाता है? इन्वेस्टमेंट कहलाता है। क्योंकि आप अगर अपने संगठन अपने ऑर्गेनाइजेशन में आपको सही कर्मचारी चाहिए, सही एम्प्लॉयज़ चाहिए जो आपको काम कर सके, अगर सही एम्प्लॉयज़ चाहिए तो उनके स्टाफिंग के लिए आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा, और वही जब आप उनके ऊपर पैसा खर्च करोगे तो वही वर्कर्स लोग आपके मैनेजमेंट के लिए, आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करेंगे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या कमा के देंगे? प्रॉफिट कमा के देंगे। तो आज आप उनके ऊपर पैसा भले ही लगा रहे हो लेकिन फ्यूचर में आपको उससे क्या वापस मिलेगा? प्रॉफिट। तो यही होता है विनियोग यानी इन्वेस्टमेंट है। आज इन्वेस्टमेंट कर लो, फ्यूचर में प्रॉफिट मिलेगा। प्रशिक्षण की विधि है, बोला गया है मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग आर, यहाँ से कौन सा जो है वो प्रशिक्षण की विधियां है? ऑप्शन ए पे बोला है सम्मेलन कॉन्फ्रेंस, ऑप्शन बी पे बोला है परीक्षणार्थी प्रशिक्षण अप्रेंटिस, ऑप्शन सी में बोला है लेक्चर्स। तो इसका आंसर होगा ये। ठीक है, ऑप्शन बी। बोला गया है 15 नंबर में समन्वय स्थापित किया जाता है, कोऑर्डिनेशन इज एस्टैब्लिश बाय। देखो हम बार बार बोले थे प्रबंध के कितने स्तर होते हैं जी? 3 स्तर होते हैं, उच्च स्तर, मध्य स्तर, निम्न स्तर, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। तो जो कोऑर्डिनेशन होता है, समन्वय, यानी इन सभी स्तरों में तालमेल बना रहे, इसका जिम्मा कौन स्तर पे होता है? टॉप लेवल के ऊपर होता है। किस लेवल के ऊपर होता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट के ऊपर होता है। तो समन्वय बनाने का काम कौन करता है? उच्च स्तर प्रबंध यानी टॉप लेवल मैनेजमेंट ये काम करता है।
16 नंबर पे बोला गया है निर्देश के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सम्मिलित है, विच ऑफ द फॉलोइंग्स एक्टिविटी इज नॉट, माफ कीजिएगा, नॉट इंक्लूडिंग इन डायरेक्टिंग, कौन सा जो है वो डायरेक्टिंग में इंक्लूड नहीं है, नॉट इंक्लूड, डायरेक्टिंग का हिस्सा नहीं है। सुपरविजन सर ये डायरेक्टिंग का हिस्सा है, लीडरशिप सर डायरेक्टिंग का हिस्सा है, कम्युनिकेशन सर डायरेक्टिंग का हिस्सा है, प्लानिंग सर प्लानिंग डायरेक्टिंग का हिस्सा नहीं है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि कौन इसका हिस्सा नहीं है, तो कौन हिस्सा नहीं है जी, नियोजन। क्लियर है। चलो, प्रबंध की प्रकृति है, प्रबंध की प्रकृति किस तरीके की होती है, द नेचर ऑफ मैनेजमेंट इज, जन्मजात प्रतिभा के रूप में, यानी आपको जो मैनेजमेंट का जो आपका टैलेंट होगा, स्किल होगा, वो जन्मजात होता है। ये सर जन्मजात भी होता है और उसको अर्न भी किया जा सकता है, खुद की प्रतिभा से भी, टैलेंट से भी कमाया जा सकता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है कि जन्मजात भी होता है और उसको अर्जित भी किया जा सकता है, मतलब बोर्न एबिलिटी भी होता है और उसको एक्वायर्ड भी किया जा सकता है। 18 नंबर, प्रबंध का कर्मचारियों को सर्वाधिक प्रेरणा देने वाला कार्य क्या है, बोला गया है मैक्सिमम इंसेंटिव गिवन फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट ऑफ एम्प्लॉयज, किस चीज़ से जो एम्प्लॉयज लोग हैं उनको सबसे ज़्यादा प्रेरणा जो है वो मिलता है, तो सबसे ज़्यादा प्रेरणा मिलता है जी मोटिवेशन से। किसी भी पर्सन को सबसे ज़्यादा प्रेरणा किस चीज़ से मिलता है, मोटिवेशन से। तो आंसर होगा इसका मोटिवेशन, अभिप्रेरण। ठीक, बोला गया है क्वेश्चन नंबर 19 पे निम्नलिखित में से कौन सा कथन कार्य विभाजन के सिद्धांत का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब होता है जी कार्य को बांटना, कार्य को बांटना। और कार्य को बांटने का सबसे आसान तरीका होता है कि कार्य को ना छोटे छोटे भागों में बांटो, कार्य को छोटे छोटे भागों में बांटो, ठीक है, डिवाइडेड इन स्मॉल टास्क, क्या में डिवाइड करो जी, छोटे छोटे भागों में बांट दो उसको, वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क, छोटे छोटे हिस्सों में बांट दो। तो आंसर ए इसका राइट आंसर। 20 नंबर में पूछा है वैज्ञानिक प्रबंध में टेलर द्वारा दिया गया प्रयोग क्या था, बताए थे आपको, शुरू से बताते आ रहा हूँ कि वैज्ञानिक प्रबंध के लिए टेलर ने 3 अध्ययन किया था, एक किया था गति अध्ययन, एक किया था थकान अध्ययन और दूसरा था समय अध्ययन। ठीक है, तो ये हुआ आंसर। किन किन अध्ययन को बताया था, गति अध्ययन, थकान अध्ययन, समय अध्ययन, मोशन स्टडी, फिगविट स्टडी और टाइम स्टडी। ठीक है, चलो, बोला गया है डॉट एक मानसिक क्रिया कार्य है, डॉट इज ए मेंटल वर्क। इन चारों में से कौन जो है एक मेंटल वर्क है। देखो एक चीज याद रखना, जो मेंटल वर्क होता है बेसिकली वो मेंटल वर्क होता है आपका प्लानिंग इज ए मेंटल प्रोसेस, ये उसका एक फीचर भी है। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन का जो आंसर है ना, मैंने 2-3 बुक्स में 2-3 गेस्ट पेपर में चेक किया, इसका आंसर है उत्पादन, यानी मानसिक प्रक्रिया के रूप में किसे बताया गया है, प्रोडक्शन को। अगर ऑप्शन में कभी अगर आपको प्लानिंग दिखा हुआ मिले तो प्लानिंग को टिक लगा देना, ठीक है, लेकिन प्लानिंग नहीं है तो किसको टिक लगाना, उत्पादन एक मानसिक प्रक्रिया, मेंटल प्रोसेस होता है प्रोडक्शन करना। तो इसका आंसर होगा ए, प्रोडक्शन। 22 में बोला मानसिक क्रांति डॉट का मूल आधार है। अभी बताए थे मानसिक क्रांति जो है वो किस तरीके के मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है, साइंटिफिक मैनेजमेंट, क्योंकि साइंटिफिक मैनेजमेंट के लिए आपको दिमाग से काफ़ी सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं, सोचने पड़ते हैं, समझने पड़ते हैं। तो वैज्ञानिक प्रबंध, इसका आंसर है ए, साइंटिफिक मैनेजमेंट। 23 नंबर पे बोला निम्नलिखित में से कौन सा संगठन प्रक्रिया का पहला चरण है, किस चीज़ का जी, संगठन। मैं आपको बता दूं कि संगठन का टोटल 8 प्रक्रिया होता है, जबकि कुंटज और ओडेनोल ने इसका कितने प्रक्रियाओं के रूप में वर्णन किया है, 7, यानी डिस्क्राइब किया है। टोटल 8 स्टेप होते हैं, लेकिन कुंटज और ओडेनोल ने 4 स्टेप बताया। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, एकदम अच्छा से समझना। हाँ, सबसे पहला जो स्टेप होता है ऑर्गेनाइजेशन का, वो सबसे पहला स्टेप होता है सी नंबर। सबसे पहला स्टेप है आपका सी नंबर, कार्य की पहचान एवं विभाजन करना। पहले काम को पहचानो, उसका विभाजन करो। दूसरा होता है ये विभागीकरण यानी डिपार्टमेंटलाइजेशन। इसके बाद तीसरा होता है कर्तव्यों का आवंटन, अलॉटमेंट ऑफ ड्यूटीज। अब सबसे लास्ट में बच गया है ये, ठीक है, सूचनाएं प्रेषित करने एवं संबंध स्थापित करना, एस्टैब्लिशिंग रिपोर्ट एंड रिलेशनशिप। तो क्वेश्चन में पूछा है कि सबसे पहला कार्य क्या है, तो सबसे पहला कार्य में क्या होगा, कार्य की पहचान एवं विभाजन करना, कार्य की पहचान एवं विभाजन करना। चलो आओ। 24 नंबर पे बोला एक अच्छी योजना होती है। बार बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि एक अच्छा प्लानिंग कैसे होता है। सर अच्छा प्लानिंग होता है जो फ्लेक्सिबल हो, ना कि वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होना, टाइम कंज्यूमिंग होना, ज़्यादा संकीर्ण हो। कैसा होना चाहिए वो, फ्लेक्सिबल, लोचपूर्ण होना चाहिए। हर
लगभग हर मॉडल पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। बजट का अर्थ है, बजट रेफर्स टू, बजट का क्या मतलब होता है। देखो जी सिंपल समझो, बजट का मतलब होता है कि आपका जो भी खर्चा है, जब आप अपने सारे खर्चों को नंबर में एक्सप्रेस करोगे, आपका जो भी खर्चा है, जैसे मान लो आप बाजार गए, आप बाजार कितना रुपया लेकर के गए, 4,000 रुपया लेकर के गए, 4,000 में से आप जितना भी रुपया पैसा खर्च किए हैं बाजार में, ठीक है, आप जब अपने सारे खर्चों को नंबर में बताओगे, किस में बताओगे, नंबर में, वही नंबर आपका बजट कहलाता है। यानी बजट जनरली एक ऐसा पेपर होता है जिसमें आप अपने सारे खर्चों का ब्यौरा तैयार करते हैं नंबर पे। तो यही क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो बजट जो होता है वो क्या होता है। तो बेसिकली देख लो, बजट का मतलब होता है ये असामान्यित व्ययों के अंकों का विवरण, स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड कॉस्ट एक्सप्रेस्ड इन नंबर टर्म। आपका जो खर्चा है उसको आप किस चीज़ में एक्सप्रेस करते हो, न्यूमेरिकल्स में अपने खर्चों को दिखाते हो। क्लियर, तो ऑप्शन डी। 26 में बोला निम्नलिखित में से कौन सा नियोजन का एक सीमा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। यानी प्लानिंग जो है वो कहाँ इनमें से लागू नहीं होता है। सीमा का मतलब क्या होता है कि उस एरिया में वो काम नहीं करेगा। जैसे मैं अगर बोलूँ कि मेरा सीमा है, मान लो मैं जिस लोकेशन पे रहता हूँ वो मेरा एरिया है बोकारो, तो बोकारो मेरा सीमा है, मैं बाहर नहीं जाऊँगा। वैसे ही मान लो कि ये जो प्लानिंग है वो प्लानिंग इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए में बोला है नियोजन। हाँ, नियोजन सामान्यतः पक्षतापूर्ण और समय खपत करने वाला होता है। सर प्लानिंग इज जनरली बेस्ड एंड टाइम कंज्यूमिंग। सर टाइम कंज्यूमिंग कैसे, ये इसका लिमिटेशन, मतलब इसके बाद वो काम नहीं करेगा। हाँ, ये लिमिटेशन हो गया उसका। ठीक है, ऑप्शन बी में बोला है नियोजन। नियोजन लक्ष्य अभिमुखी होता है। प्लानिंग इज ए गोल ओरिएंटेटेड। सर ये उसका फीचर है, बी नंबर जो है वो उसका फीचर है। बी सी डी में जो भी क्वेश्चन दिया है वो उसका क्या है, प्लानिंग का एक फीचर है। क्या है, एक फीचर्स। और क्वेश्चन में हमको पूछा है कि क्या उसका लिमिटेशन है, क्या उसका लिमिटेशन है, तो लिमिटेशन होगा ऑप्शन नंबर ए, और बाकी सब तो उसका फीचर है। चलो 27 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य विभाजन का कार्य नहीं है। यानी कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंध का कार्य नहीं है। चलो देखते हैं, प्रबंध का कार्य नहीं है। नियुक्तिकरण स्टाफिंग है, नियोजन है सर, कंट्रोलिंग है सर, कोऑपरेशन सहयोग, ये प्रबंध का कार्य नहीं है। पता है आप लोगों को प्रबंध का मुख्य 5 कार्य होते हैं। ठीक है, जो कुंटज एंड ओडेनोल ने बताए थे 5 कार्य। सर कौन कौन, जॉर्ज आर टेरी ने प्रबंध के 4 कार्यों को बताया, कुंटज और ओडेनोल ने प्रबंध के 5 कार्यों को बताया। कौन कौन होता है, सबसे पहला कार्य प्लानिंग होता है, फिर ऑर्गेनाइजिंग होता है, फिर स्टाफिंग होता है, फिर डायरेक्टिंग होता है और फिर कंट्रोलिंग। यानी नियोजन होता है, संगठन होता है, नियुक्तिकरण होता है, निर्देशन होता है और नियंत्रण होता है। तो बोला गया है यहाँ से कि कौन प्रबंध का कार्य नहीं है, तो ये सहयोग प्रबंध का कार्य नहीं होता है। 28 नंबर में पूछा है कोऑर्डिनेशन इज, यानी समन्वय का मतलब क्या होता है। समन्वय जो है वो प्रबंध का सार होता है, एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, चलो 29 नंबर पे बोला जा रहा है क्वेश्चन पे, हाँ 29 नंबर पे बोला जा रहा है टेलर एवं फ्योल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, फॉल्स है यानी। ठीक है, तो देखते हैं क्या बोला जा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट टेलर्स एंड फ्योल। यानी कौन सा टेलर और फ्योल का जो है वो गलत दिखाता है स्टेटमेंट को। पहला बोला ए पे, फ्योल एक खनन इंजीनियर था जबकि टेलर एक मैकेनिकल इंजीनियर। फ्योल वाज ए माइनिंग इंजीनियर वेयर एज टेलर वाज ए मैकेनिकल इंजीनियर। सर राइट, ये कथन एकदम सही है, ये ट्रू है, ये क्या है जी, ये ट्रू है। 2 पे, बी पे बोला है फ्योल के सिद्धांत विशिष्ट परिस्थितियों में लागू होते हैं। फ्योल के सिद्धांत विशिष्ट परिस्थितियों में लागू होते हैं जबकि टेलर के सिद्धांत सार्वभौमिक होते हैं। फ्योल्स प्रिंसिपल्स आर एप्लीकेबल इन स्पेशलाइज्ड सिचुएशन वेयर्स टेलर प्रिंसिपल हैज यूनिवर्सल एप्लीकेशन। ना सर, ये तो फॉल्स हो गया, ये तो आप उल्टा बोल रहे हैं। हेनरी फ्योल ने जो प्रबंध के सिद्धांतों को बताया था वो सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है। ठीक है, ये उल्टा बोला जा रहा है। सी पे बोल रहा है कि फ्योल के सिद्धांत की रचना व्यक्तिगत अनुभव के द्वारा हुई जबकि टेलर के सिद्धांत की रचना प्रशिक्षण द्वारा हुई। सही बात है, क्योंकि टेलर ने जो वैज्ञानिक प्रबंध को बताया उन्होंने प्रशिक्षण किया 3 चीज़ों पे, समय अध्ययन तक, थकान अध्ययन और गति अध्ययन। ये तो ट्रू है। ठीक है, डी नंबर पे बोला फ्योल के सिद्धांत प्रबंध के स्तर पर लागू होते हैं जबकि टेलर के सिद्धांत कारखानों के उत्पादन पर लागू होते हैं। सर ये भी तो सही है सर, ट्रू बात है। तो सर फॉल्स क्या है, फॉल्स है ऑप्शन नंबर बी। और यही क्वेश्चन में हमको बोला था कि बताओ कौन गलत है, कौन फॉल्स है, तो फॉल्स कौन है, बी नंबर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा जी, बी। चलो आगे बोला गया है क्वेश्चन पे
बोला गया है प्रबंध औपचारिक रूप से समूह में संगठित मनुष्यों से तथा उनके साथ मिलजुल कर कार्य करने एवं कराने की कला है। प्रबंध की यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विथ द पीपल इन फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप। ये वर्ड किसने कहा था? ये जो है मॉडल पेपर 2 में भी पूछा गया है। इस क्वेश्चन को किसने कहा था? ये कुंटज एंड ओडेनोल ने कहा था। वहाँ भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था इन चीज़ों को। चलो क्वेश्चन नंबर 31 पे बोला गया है 31 पे बोला गया है किसी काम को न्यूनतम लागत में पूरा करना क्या कहलाता है? कंप्लीट एस टास्क एट मिनिमम कॉस्ट, वो कहलाता है उसका कुशलता। नहीं बोलते हैं, नहीं सुनते हैं बोलते हुए किसी को, कार्य कुशलता में वृद्धि करना, मतलब काम कम कॉस्ट में अधिक से अधिक काम कर लेना, तो कुशलता कहलाता है वो, एफिशिएंसी। आगे बोला गया है क्वेश्चन नंबर 32 पे, चलो देखो 32 पे बोला गया है संचालक मंडल प्रबंध के अंतर्गत आते हैं। बोला गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कम्स अंडर। देखो जी प्रबंध के कितने स्तर होते हैं? 3 स्तर होते हैं। इसमें कौन कौन सा स्तर पे कौन कौन है? टॉप लेवल मैनेजमेंट पे आता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है। संचालक मंडल जिसको बोलते हैं वो आता है यहाँ टॉप लेवल में। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आता है, ठीक है। इसके बाद आपका डायरेक्टिंग मैनेजर आता है, ये सब आता है टॉप लेवल में। मिडिल लेवल में कौन कौन आता है? मिडिल लेवल में आता है जनरल मैनेजर और मैनेजर। और सर लोअर लेवल में कौन कौन आता है? लोअर लेवल में आता है आपके एम्प्लॉयज़ लोग हो गए और फोरमैनशिप जिसको सुपरवाइजर बोलते हैं ना जी, वो आता है। तो पूछा गया है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन मेंबर पे आते हैं? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आते हैं टॉप लेवल पे आते हैं। चलो आगे बोला गया है 33 नंबर क्वेश्चन पे, हाँ बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा संगठन का लाभ नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कौन इंपॉर्टेंस नहीं है? तो देखो जी ऑप्शन ए पे बोल रहा है कि प्रबंधकीय कार्य में वृद्धि करना, ठीक है, इंक्रीज इन द मैनेजरिकल इफिशियंसी। संगठन जो है वो प्रबंधकीय कार्य को बढ़ाता है, तो ये उसका लाभ है। क्या है उसका? ये लाभ है। मानवीय प्रयत्नों का अधिकतम उपयोग, ऑप्टिमम यूजेज ऑफ ह्यूमन एफर्ट्स, हाँ सर मनुष्य के कार्यों को बढ़ाता है। मानव समन्वय को सुविधाजनक बनाना, बोला गया है फैसिलिटेटिंग कोऑर्डिनेशन, सर बिल्कुल सही। भ्रष्टाचार में वृद्धि करना, इंक्रीज इन करप्शन, ना सर संगठन भ्रष्टाचार को नहीं बढ़ाएगा। तो यही बोला कौन इसका लाभ नहीं है। तो कौन इसका लाभ नहीं है? ये इसका लाभ नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक। आगे क्वेश्चन में बोला गया 34 नंबर पे बोला गया है निम्नलिखित में से कौन अस्थायी उपयोगिता योजना का प्रकार नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ स्टैंडिंग यूज ऑफ प्लान। ये मॉडल पेपर 2 में पूछा गया है। इसका आंसर होगा कार्यक्रम। वहाँ भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। 35 में बोला गया है क्वेश्चन पे 35 में बोला गया है निम्नलिखित 35 में बोला गया है नियोजन प्रक्रिया का पहला कदम कौन सा है? विच ऑफ द फर्स्ट स्टेप ऑफ द प्लानिंग प्रोसेस। मैंने आपको ये मॉडल पेपर 2 में पूछा है, वहाँ मैंने आपको अच्छा से इसको एक्सप्लेन कर दिया था। तो कौन इसका प्राइमरी फंक्शन है जी? प्राइमरी फंक्शन होता है उद्देश्यों को निर्धारित करना, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। 36 में बोला गया है क्वेश्चन पे निम्नलिखित में से कौन सा भरार्पण का महत्व नहीं है? कौन सा डेलीगेशन का इंपॉर्टेंस नहीं है? डेलीगेशन करने से यानी क्या नहीं होता है? ऑप्शन ए समन्वय का साधन, क्या ये मीन्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, क्या ये कोऑर्डिनेशन को नहीं बढ़ाता है? बिल्कुल बढ़ाता है, ठीक है। प्रशासनिक भार में कमी, क्या ये प्रशासनिक भार में कमी नहीं करता है? सर बिल्कुल कमी करता है। वजन मेरा घट जाएगा, भार लोड मेरा घट जाएगा। अधीनस्थों के मनोबल में कमी, डिक्रीज इन मोरल ऑफ सबऑर्डिनेट, ना सर अधीनस्थों के मनोबल को बढ़ाता है सर, घटाता थोड़ी है ये। अधीनस्थों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ सबऑर्डिनेट्स, हाँ सर सही है। तो यहाँ इस क्वेश्चन में पूछा गया कि कौन जो है ये इसका महत्व नहीं है। माफ़ कीजिएगा थोड़ा गलत जगह क्वेश्चन चला गया था। तो कौन जो है वो इसका महत्व नहीं है? तो महत्व इसका कौन नहीं है जी? अधीनस्थों के मनोबल में कमी, ये इसका महत्व नहीं है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलो 37 नंबर क्वेश्चन पे बोला गया है F.W. टेलर द्वारा रचित, F.W. टेलर ने जब वैज्ञानिक प्रबंध को बनाया था ना, तो उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। उसी को बोला जाता है वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत, ठीक है। तो बोल रहा है किस वर्ष प्रकाशित किया गया था, किस वर्ष वो जो बुक है वो पब्लिश्ड हुआ था? तो ये बुक पब्लिश्ड हुआ था 1903 को, सॉरी माफ़ कीजिएगा 1911 को। तो ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। 1903 में
F.W. टेलर ने एक और पुस्तक लिखी थी, पहले लिखी थी, ठीक है, लेकिन ये प्रकाशित नहीं हुई थी। वैज्ञानिक प्रबंध पुस्तक उन्होंने कब लिखी थी? 1911 को लिखी थी। तो राइट आंसर होगा इसका बी। कब हुआ था प्रकाशित जी? 1911 को। ठीक है सर। 38 नंबर पे बोला है निम्नलिखित में से कौन भर्ती का बाह्य स्रोत है? अभी अभी आगे बताए थे कि जो रिक्वायरमेंट होता है, भर्ती होता है, वो दो तरीके का होता है, एक होता है आंतरिक और एक होता है बाह्य, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्ट सोर्सेस ऑफ रिक्वायरमेंट? भर्ती क्या होता है? भर्ती बाहर से कौन सा रिक्वायरमेंट होता है? हस्तांतरण ये इंटरनल होता है, पदोन्नति इंटरनल होता है, ये जो सर्विस एक्सटेंशन सेवा वृद्धि इंटरनल होता है। ये तीनों ही मेरे लिए क्या होते हैं जी? ये तीनों ही मेरे लिए क्या होता है? इंटरनल। रोजगार कार्यालय जो होता है ये होता है मेरे लिए एक्सटर्नल। क्या होता है ये? एक्सटर्नल। तो क्वेश्चन में वही पूछा कि एक्सटर्नल क्या होता है, तो रोजगार कार्यालय, यहाँ बाहर से लोगों को काम पे लाया जाता है रोजगार देने के लिए। 39 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा प्रशिक्षण का महत्व नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग? ट्रेनिंग का महत्व कौन नहीं है? उत्पादन में वृद्धि करना, इंक्रीज इन प्रोडक्शन, ये महत्व है। संसाधनों का सही उपयोग, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ सोर्सेस, ये महत्व है। दुर्घटनाओं में वृद्धि करना, इंक्रीज इन एक्सीडेंट, ना, ये महत्व नहीं है। क्या अगर किसी को ट्रेनिंग दोगे तो क्या उससे एक्सीडेंट ज़्यादा होगा? नहीं सर, दुर्घटनाओं में कमी हो सकता है, वृद्धि कैसे होगा? ये महत्व नहीं है। श्रम समस्याओं में कमी, हाँ, श्रम समस्याओं में कम होगा, जो लेबर कॉस्ट होगा वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो बोला है कि कौन इसका महत्व नहीं है, तो कौन महत्व नहीं है इसका? दुर्घटना में वृद्धि करना, ये महत्व नहीं है। लास्ट क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर? देखो, रिक्वायरमेंट में सबसे पहले अगर किसी भी कर्मचारी को जब आप लाओगे तो सबसे पहले आप उनका क्या करते हो? माफ़ कीजिएगा, सबसे पहले आप उनका भर्ती करते हो, ठीक है, यानी रिक्वायरमेंट होगा, बहुत सारे लोगों का भर्ती आएगा, फिर वहाँ से आप बेस्ट लोगों का सिलेक्शन करोगे, यानी चयन करोगे, सेलेक्ट करोगे। अब जब लोगों को सेलेक्ट कर लिए तो आप उनको काम के लिए ट्रेनिंग दोगे, यानी प्रशिक्षण दोगे। तो राइट प्रोसेस क्या होता है? पहले रिक्रूटमेंट होता है, फिर सिलेक्शन होता है, उसके बाद ट्रेनिंग। तो ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। आई होप आपको सारा क्वेश्चन समझ में आ गया। जो भी क्वेश्चन डाउट है, जो क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, कमेंट करना, मैं फिर से उसका आंसर जरूर बताऊँगा। और आप लोग मुझे ज़रूर बता दीजिएगा कि अब आप लोग को कौन से सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस को सबसे पहले पढ़ना है। मैं उसी सब्जेक्ट्स को सबसे पहले आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। एग्जाम्स के अच्छे तरीके से तैयारी करें, मन लगा के पढ़े। आई होप कि आप लोगों का एग्ज़ाम काफ़ी अच्छे तरीके से जाए और आप लोग बहुत ही अच्छे मार्क्स से, ग्रेटफुल तरीके से मार्क्स से एग्ज़ाम में पास हों। मिलते हैं अगली बार एक नए सब्जेक्ट के साथ, चाहे अकाउंटेंसी पढ़ाऊँगा या तो फिर इंग्लिश पढ़ाएंगे, ठीक है। मिलते हैं अगली बार, बाय, टेक केयर।